Hi, viewer, come listener. I'm Vaibhav Bansal. In this particular, you can say voice note, I'm going to discuss Section 144C of Income Tax Act 1961, which gives reference to dispute resolution panel. So, uh, just a request to you before proceeding in this particular audio. You can listen to this audio, and for viewing you can download the notes which are given in the description below, so you can download the notes from the drive link. Okay, so that's all, and just don't fast forward. If you're listening for the first time, you will actually learn and you'll be able to keep this particular concept in your mind for a longer time if you will listen to it at 1x. So without any further delay, let's get started. So if you will open the notes for section 144C, reference to dispute resolution panel, request you to come at the extreme end, that is subsection 15, which tells about what is a DRP. So in this particular section, what is a DRP or a dispute resolution panel? So please note that I'll be abbreviating dispute resolution panel as DRP in this audio. So dispute resolution panel means a collegium comprising of 3 PCITs or CITs constituted by the board for this purpose. So DRP is a collegium. Collegium means an advisory board. एक advisory board होता है जिसके अंदर 3 PCITs और CITs रहते हैं. PCITs means Principal Commissioner of Income Tax and CITs means Commissioner of Income Tax. So either there can be 3 PCITs और CITs, basically 3 लोग होंगे. इसको कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है? CBDT कॉन्स्टिट्यूट करेगा इसको. CBDT यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस. उसको यहाँ पे इन लोग ने बोर्ड रेफर करा हुआ है फॉर दिस पर्पस. सो मतलब बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करेगा DRP को. अब डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल एक्चुअल में है क्या? तो बेसिकली डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल बनाया किसके लिए जाता है? तो ये कुछ एलिजिबल असेसीज के लिए बनाया गया है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल. मतलब वर्ड से कैसा लग रहा है कि एक ऐसा पैनल जो कि डिस्प्यूट्स का रेजोल्यूशन कराएगा. अब रेजोल्यूशन इज समथिंग, रेजोल्यूशन वर्ड थोड़ा ऐसा लगता है ना कि सब कुछ फास्ट फॉरवर्ड हो रहा है ना. मतलब रेजोल्यूशन मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन, इमीडिएट ट्रांसफॉर्मेशन, लाइक वाइज है ना. तो रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट, सो बेसिकली इंडिया के अंदर क्या होता है कि ना जो डिस्प्यूट्स रहते हैं वो रिजॉल्व कराने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है. तो बिकॉज एक प्रॉपर स्ट्रक्चर रहता है, CIT अपील्स रहता है, CIT अपील्स के ऊपर ITAT रहता है, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, उसके ऊपर हाई कोर्ट रहता है, हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट रहता है. तो ऐसा प्रोसेस रहता है. तो बिकॉज ऑफ दिस ना, मतलब जो बाहर के लोग होते हैं, मतलब हु आर नॉट इंडियंस, मतलब बेसिकली नॉट इंडियन, नॉन इंडियन एंटिटीज़, वो इतने मतलब थोड़े हेजिस्टेंट होते हैं इंडिया में आने से, बिकॉज दे नो कि इंडिया का टैक्स सिस्टम इज़ टू मच कॉम्प्लिकेटेड, एंड इफ़ अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो उसको रिजोल्व कराने में बहुत टाइम लग जाता है, इवन इफ़ अगर वो लोग करेक्ट हैं तो भी. सो इसके लिए DRP बनाया गया है ताकि उनका क्वेरीज का फास्टर रेजोल्यूशन हो सके, क्योंकि गवर्नमेंट का एक फोकस है करंटली इन दिनों ताकि इंडिया के अंदर FDI आए, है ना. तो FDI एंड यहाँ पे मतलब मेक इन इंडिया कैंपेन एंड ऑल दैट स्टफ विल गेट प्रमोटेड ओनली व्हेन द क्वेरीज आर गेटिंग रिजॉल्व फास्टर, राइट. सो फॉर दैट पर्पस DRP इज कॉन्स्टिट्यूटेड. सो अब आप सोच सकते हैं कि एलिजिबल असेसिस कौन होंगे. तो हमने पहले DRP का मतलब बताया आपको कि DRP के अंदर एक तो 3 PCITs होंगे, 3 प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और CITs कुछ भी हो सकते हैं, बोर्ड बनाएगा. DRP के अंदर कौन से असेसिस कवर है, मतलब DRP इज़ लाइक अ फैसिलिटी जिसका फ़ायदा कौन कौन ले सकता है. तो एलिजिबल असेसिस ले सकते हैं. तो हु आर ऑल दोज एलिजिबल असेसिस? सो एलिजिबल असेसिस मीन्स एनी पर्सन, फर्स्ट पॉइंट, एनी पर्सन इन हुज केस द वेरिएशन referred to in subsection 1 arises as a consequence of the order of transfer pricing officer passed under subsection 3 of section 92CA, and any non-resident not being a company or any foreign company. So दूसरा पॉइंट थोड़ा ईजी है, वो समझाते हैं पहले. तो एलिजिबल एसेसी कौन कौन हो सकता है? एलिजिबल एसेसी का मतलब है कि दूसरा पॉइंट पहले, एनी नॉन रेजिडेंट नॉट बीइंग अ कंपनी, कोई भी NR नॉट बीइंग अ कंपनी, यानी कोई भी NR क्या, नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल हो सकता है, नॉन रेजिडेंट HUF हो सकता है, नॉन रेजिडेंट कोई भी हो सकता है, बट कंपनी नहीं, ठीक है.
या तो वो पर्टिकुलर नॉन रेजिडेंट या फिर एक फॉरेन कंपनी। सो दोनों चीज़ अलग अलग है। पहले फर्स्ट पार्ट को पकड़ दिया। एलिजिबल एसएससी में कौन कौन आएगा? कोई भी नॉन रेजिडेंट, बस कंपनियों को हटा देना, ठीक है ना, कंपनियों को हटा दो। मतलब जो भी तुम्हारे माइंड में आता है ना कंपनी को लेके, कंपनियों को हटा दो एक बार। फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन रेजिडेंट्स, मतलब एनी नॉन रेजिडेंट, कोई भी नॉन रेजिडेंट जो है वो एलिजिबल एसएससी हो सकता है। और कौन हो सकता है? एनी फॉरेन कंपनी। नाउ व्हाट इज़ अ फॉरेन कंपनी? सो एनी कंपनी विच इज़ नॉट अ इंडियन कंपनी इज़ अ फॉरेन कंपनी। नाउ व्हाट इज़ एन इंडियन कंपनी? तो इसके लिए आपको रेजिडेंशियल स्टेटस वाला टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, उसमें आपको इंडियन कंपनी के बारे में बताया होगा। सो सेकंड पॉइंट आई थिंक क्लियर है कि एलिजिबल एसएससी में एक तो हमारे नॉन रेजिडेंट आते हैं, क्योंकि उन्हीं लोगों के लिए आया है ना डीआरपी। तो नॉन रेजिडेंट लोग आ गए और या फिर फॉरेन कंपनी आ गई, मतलब एनी नॉन रेजिडेंट नॉट बीइंग अ कंपनी और अ फॉरेन कंपनी, ठीक है ना। और कौन होता है? फर्स्ट पॉइंट पे आया तो एनी पर्सन इन हुज केस द वेरिएशन रेफर टू इन सबसेक्शन 1। सो सबसेक्शन 1 जब हम भी ऊपर पढ़ेंगे उसमें ना कोई वेरिएशन का बात होगा कि कोई वेरिएशन करा जा रहा है किसी पर्सन के केस के अंदर। तो अराइजेज एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ ऑर्डर पास्ड बाय टीपीओ। सो टीपीओ इज ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर। तो अगर किसी भी पर्सन के केस में कोई वेरिएशन करा जा रहा है, किसी भी पर्सन के केस में, कौन से केस में? इनकम टैक्स केस में। तो किसी भी पर्सन के इनकम टैक्स केस में अगर कोई वेरिएशन करा जा रहा है एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ टीपीओ के ऑर्डर, मतलब टीपीओ ने कोई ऑर्डर पास करा, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो रहा है कि किसी पर्सन के केस में कुछ वेरिएशन करा जा रहा है। वेरिएशन कैसा है? वो एज पर सबसेक्शन 1 वेरिएशन करा जा रहा है, ठीक है ना। टीपीओ का ऑर्डर कौन से सेक्शन में पास करा गया होगा? 92 सीए के अंदर, उसके भी सबसेक्शन 3 के अंदर। तो वो पर्टिकुलर पर्सन भी इसके अंदर कवर हो जाएगा, एलिजिबल एसएससी हम उसको बोलेंगे। तो एलिजिबल एसएससी हम 3 लोगों को बोलेंगे। एनी पर्सन इन हुज केस द वेरिएशन रेफर टू इन सबसेक्शन 1 अराइजिंग एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ ऑर्डर पास बाय टीपीओ और नॉन रेजिडेंट नॉट बीइंग अ कंपनी और फॉरेन कंपनी, ठीक है। तो डीआरपी इन एसएससीज के लिए है, ठीक है। अभी हमने डीआरपी के बारे में कुछ ज़्यादा बताया नहीं है। अभी हमने ये बताया कि डीआरपी के अंदर कौन कौन लोग हैं। तो 3 पीसीआईटीज बैठे हैं अपने, या फिर सीआईटीज बैठे हैं, किन लोगों के लिए हमने वो बता दिया। अब फर्दर प्रोसीड करते हैं रेफरेंस टू डीआरपी। तो रेफरेंस टू डीआरपी, ठीक है ना। अब नाउ कम टू सबसेक्शन 1। सो अब इसको हम थोड़ा सा फास्ट कवर कराएंगे क्योंकि हमने बैकग्राउंड दे दिया है, अभी आपको इजीली समझ में आ जाएगा। असेसिंग ऑफिसर्स शैल notwithstanding anything to the contrary contained in the act, in the first instance, forward a draft of the proposed order assessment, herein in this section referred to as draft order, to the eligible assessee if he proposes to make on or after 1st day of October 2009 any variation which is prejudicial to the interest of assessee। तो ये बोल रहा है कि अगर असेसिंग ऑफिसर को कुछ करना पड़ेगा, असेसिंग ऑफिसर शैल, ठीक है, करना पड़ेगा, इट इज इन अ वे ड्यूटी, ठीक है ना। सो असेसिंग ऑफिसर को क्या पढ़ना पड़ेगा फर्स्ट इंस्टेंस में, मतलब चाहे एक्ट के अंदर कुछ भी लिखा हो, डजेंट मैटर, नथिंग, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन द टू द कॉन्ट्ररी कंटेंट इन द एक्ट में कुछ लिखा हो, डजेंट मैटर एट ऑल। असेसिंग ऑफिसर को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला तो उसको ना एक ड्राफ्ट ऑर्डर पास करना पड़ेगा। फॉरवर्ड अ ड्राफ्ट ऑफ द प्रपोज्ड ऑर्डर, उसको एक ड्राफ्ट ऑफ द प्रपोज्ड ऑर्डर पास करना पड़ेगा टू द एलिजिबल एसएससी। यानी आप एलिजिबल एसएससी को एक ड्राफ्ट ऑफ द प्रपोज्ड ऑर्डर पास कर दो। यानी कि अगर असेसिंग ऑफिसर कोई भी ऑर्डर जो है वो प्रपोज कर रहा है कि आई प्रपोज टू पास दिस ऑर्डर अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर एसएससी, तो पास करने से पहले सबसे पहले भैया उसके पास तो ऑर्डर भेज दो। फॉरवर्ड अ ड्राफ्ट ऑफ द प्रपोज ऑर्डर, तो उसको हम ड्राफ्ट ऑर्डर बोल सकते हैं कि आपको एलिजिबल एसएससी को देखना, एलिजिबल एसएससी मैंने नीचे समझा दिया है। तो एलिजिबल एसएससी को आपको ड्राफ्ट ऑर्डर भेजना पड़ेगा। इफ़ ही प्रपोजेज टू मेक 1 अक्टूबर 2009 या उसके बाद एनी वेरिएशन विच इज़ प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ एसएससी। तो इन शॉर्ट अगर असेसिंग ऑफिसर कोई भी ऐसा प्रपोज करता है कि वो असेसिंग ऑफिसर के इंटरेस्ट के कॉन्ट्रारी कुछ भी वेरिएशन करना चाह रहे हैं, अब नीचे रेफर था ना वेरिएशन, ठीक है। तो अगर असेसिंग ऑफिसर चाह रहा है कि वो कुछ वेरिएशन करे जो कि एसएससी के इंटरेस्ट के प्रीजुडिशियल यानी अगेंस्ट टू द इंटरेस्ट ऑफ एसएससी, तो उसको सबसे पहले तो एक ड्राफ्ट ऑर्डर देना पड़ेगा, ठीक है। ऑन रिसीट ऑफ द ड्राफ्ट ऑर्डर, अब मान लो उसने ड्राफ्ट ऑर्डर दे दिया, अब एलिजिबल एसएससी क्या करेगा? मान लो मैं ही एसएससी हूँ और मान लीजिए आप पीओ हैं, ठीक है। इस पूरे सेक्शन को ना एक स्टोरी की तरह समझते हैं, ठीक है। सपोज आप पीओ हैं, हम एसएससी हैं, आप हमारे इंटरेस्ट के अगेंस्ट कुछ ऑर्डर पास करना चाह रहे हैं या कुछ वेरिएशन करना चाह रहे हैं स्पेसिफिकली अगर बोले तो आपको वेरिएशन करने से पहले हमको एक ड्राफ्ट ऑर्डर देना पड़ेगा। हमें ड्राफ्ट ऑर्डर मिला तो हमको 30 दिन के अंदर अंदर
उस ड्राफ्ट ऑर्डर के रिसिट के 30 दिन के अंदर अंदर हमको कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। क्या क्या करना पड़ेगा? या तो आप जो जो वेरिएशन करना चाह रहे हैं हम उसे अपनी गलती मान के हम एक्सेप्ट करके अपनी एक्सेप्टेंस आपको बता दें, और उसके अगेंस्ट ऑब्जेक्शन फाइल कर दें, या तो डीआरपी में ऑब्जेक्शन फाइल कर दें, या आपको भी, मतलब आपको भी ऑब्जेक्शन फाइल करें एंड डीआरपी को भी ऑब्जेक्शन फाइल करें। तो बेसिकली अगर आप एओ थे, आप मेरे इंटरेस्ट के प्रीजुडिशियल अगर कुछ ऑर्डर पास करना अगर कुछ वेरिएशन करना चाह रहे थे, तो आपने हमको पहले ड्राफ्ट ऑर्डर थमाया, ठीक है, फॉरवर्डेड ड्राफ्ट ऑर्डर। अब हमने 30 दिन के भीतर भीतर या तो उस ड्राफ्ट ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लेना है, या फिर हमको ऑब्जेक्शंस रेज करने हैं टू डीआरपी एज वेल एज यू। हम आपको बताएंगे कि हमें ऑब्जेक्शन है इसमें टू द वेरिएशन दैट यू आर प्रपोजिंग टू मेक। नाउ असेसिंग ऑफिसर शैल कंप्लीट द असेसमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ड्राफ्ट ऑर्डर। असेसिंग ऑफिसर जो है, असेसिंग ऑफिसर अब क्या करेगा? असेसिंग ऑफिसर जो है वो असेसमेंट खत्म कर देगा ऑन द बेसिस ऑफ ड्राफ्ट ऑर्डर। अगर हमने अपनी एक्सेप्टेंस दी गई हो तो ऊपर दो केस हुए ना, या तो हम एक्सेप्ट करेंगे या हम ऑब्जेक्ट करेंगे। अगर हम एक्सेप्ट करेंगे तो असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा? ड्राफ्ट ऑर्डर के बेस पे असेसमेंट कंप्लीट करेगा, है ना। इफ़ द असेसी इंटीमेट्स टू द असेसिंग ऑफिसर द एक्सेप्टेंस ऑफ द वेरिएशन, और अगर हम उसको कुछ ऑब्जेक्शन नहीं भी करते, सपोज हमको 30 दिन के अंदर अंदर करना था, अगर ना तो हम ऑब्जेक्ट करते ना हम एक्सेप्ट करते, तो भी असेसिंग ऑफिसर ड्राफ्ट ऑर्डर के बेसिस पे हमारा असेसमेंट खत्म कर देगा। सो द असेसिंग ऑफिसर शैल कंप्लीट द असेसमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ड्राफ्ट ऑर्डर इफ द असेसी इंटीमेट्स टू द एओ द एक्सेप्टेंस ऑफ वेरिएशन, और नो ऑब्जेक्शंस आर रिसीव्ड विद इन द पीरियड स्पेसिफाइड, है ना। नाउ असेसिंग ऑफिसर शैल notwithstanding anything contained in 153 or 153B. So 153 and 153B में I think time limits लिखा है, I am not aware. The assessing officer shall pass the assessment order under subsection 3 within 1 month from the end of the month in which acceptance is received, or the period of filing of objections under subsection 2 expires. अब एओ का क्या काम? एओ का ना एक टाइम लिमिट लिखा है, ठीक है ना। तो सेक्शन 153 या 153B में कुछ टाइम लिमिट्स होंगी। तो ये बोलता है कि एओ तुम 153B को मत देखो, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन 153 और 153B तुमको ऑर्डर पास करना है। कितने समय के अंदर आपको ऑर्डर पास करना है? जिस महीने में एक्सेप्टेंस आई थी, सपोज मई 15 को एक्सेप्टेंस आई थी, तो इस मंथ का एंड कब हो रहा है? मई 31 को। तो विद इन 1 मंथ फ्रॉम मई 31 आपको ऑर्डर पास करना है, तो समझे। तो विद इन 1 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द एक्सेप्टेंस इज रिसीव्ड। और सपोज अगर मेरे को 30 दिन के अंदर ऑब्जेक्शन फाइल करना था लेकिन मैंने नहीं करा, तो भी एओ तो फाइनल करेगा, जैसे मैंने ऊपर बताया आपको। तो सपोज करो कि मेरा 30 डेज़ का टाइम पीरियड एक्सपायर हो रहा था मई 27 को, तो मई 27 का मंथ का एंड हो रहा है मई 31 को। तो अकॉर्डिंगली इसमें भी मई 31 से लेके अगले 1 महीने के एंड तक तो एओ को जो है वो अपना ऑर्डर पास करना होगा, असेसमेंट ऑर्डर पास करना होगा। असेसमेंट कंप्लीट करने के लिए हमें असेसमेंट ऑर्डर पास करना रहता, ठीक है। तो अब एओ का बात हो गया। लेकिन अगर सपोज कीजिए हमने ऑब्जेक्शंस रेज करी हैं डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल को और एओ को भी, तो द डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल शैल इन अ केस वेयर एनी ऑब्जेक्शन इज रिसीव्ड अंडर सबसेक्शन 2 issues the directions as it thinks fit for the guidance of assessing officer to enable him to complete the assessment. तो अगर डीआरपी को अगर ऑब्जेक्शंस रेज करी है हमने, यानी सपोज कीजिए कि आप एओ थे, हम एलिजिबल एसएससी थे, और कोई और पर्सन था, वो पर्सन को हम डीआरपी मान लेते हैं, वो पर्टिकुलर थर्ड पर्सन से कोई भी फ्रेंड सोच लीजिए अपना, तो वो पर्टिकुलर थर्ड पर्सन को अगर हमने सबसेक्शन 2 के अंतर्गत अगर हमने उसे ऑब्जेक्शंस फाइल करी है ना, तो उस पर्टिकुलर पर्सन को यानी डीआरपी को आपको यानी एओ को एओ को डायरेक्शंस इशू करेगा एज इट थिंक्स फिट, यानी डीआरपी को जैसे सही लगे वो वैसे डायरेक्शंस इशू कर देगा आपकी गाइडेंस के लिए, यानी एओ की गाइडेंस के लिए, टू एनेबल हिम टू कंप्लीट द असेसमेंट। भाई आपका दिक्कत तो ये है ना कि आपको असेसमेंट कंप्लीट करना है हमारा जल्दी से जल्दी, तो आपको डायरेक्ट करेगा डीआरपी, तो आपकी गाइडेंस के लिए आपको डायरेक्शंस इशू करी जाएंगे। जैसा हम बोले ना नीचे कि डीआरपी इज़ अ कलेजियम, सो कलेजियम इज सॉर्ट ऑफ, कलेजियम का मतलब हिंदी में होता है एडवाइजरी बोर्ड, ठीक है। तो एडवाइजरी बोर्ड तो एडवाइस करता है ना, तो लाइकवाइज डीआरपी भी डायरेक्शंस इशू करेगा, वो एडवाइस नहीं देगा, वो डायरेक्शंस इशू करेगा। बिकॉज
स्टैट्यूटरी बॉडी है ना, एडवाइस वगैरह पे काम नहीं चलता, डायरेक्ट करा जाता है, डायरेक्शंस इशू करेंगे आपको कि एओ तुमको ये डायरेक्शंस फॉलो करनी है, इन डायरेक्शंस को फॉलो करो, ये तुमको गाइडेंस की तरह सर्व करेगी, इनके बेस पे तुम असेसमेंट को कंप्लीट कर दो। द DRP शैल इशू द डायरेक्शंस रेफर टू इन सबसेक्शन 5। अब भाई DRP भी यूँ थोड़ी कुछ भी हवाओं में डायरेक्शन इशू कर देगा, तो DRP के लिए भी कुछ नीचे चीज़ें लिखी हुई है कि DRP डायरेक्शंस इशू करने से पहले इन चीज़ों को कंसिडर कर लेना। सो DRP शैल इशू द डायरेक्शंस रेफर टू इन अबव सबसेक्शन 5 आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग, नेमली क्या क्या कंसिडर करना है। ड्राफ्ट ऑर्डर, भाई आप ये हो, आपने ड्राफ्ट ऑर्डर बनाया था, उसको कंसिडर करेगा DRP। असेसी ने जो ऑब्जेक्शंस रेस करी है वो, हमने जो ऑब्जेक्शन रेस करी है, हम उसमें साथ में एविडेंस भी फर्निश करेंगे, कुछ हमने एविडेंस उसको भी कंसिडर करेंगे। अगर हमने कोई AO का या फिर वैल्यूएशन ऑफिसर का या फिर ट्रांसफ़र प्राइसिंग ऑफिसर का या फिर किसी और अथॉरिटी की कोई रिपोर्ट अगर हमने मतलब उनके पास गई है तो वो उसको भी कंसिडर करेंगे। रिकॉर्ड्स रिलेटिंग टू ड्राफ्ट ऑर्डर, तो आप AO आपने जिस बेस पर ड्राफ्ट ऑर्डर बनाया है ना, उसके रिगार्डिंग आप शायद कुछ उनको रिकॉर्ड सबमिट करते होंगे, तो वो रिकॉर्ड कंसिडर करे जाएंगे। DRP हो सकता है खुद से भी कुछ एविडेंस कलेक्ट करे। सो एविडेंस कलेक्टेड बाय और कोज्ड टू बी कलेक्टेड बाय, मतलब कलेक्ट हो गया बाय इट एंड रिजल्ट ऑफ एनी इंक्वायरी मेड बाय और कॉस्ट टू बी मेड बाय इट। हो सकता है DRP ने कोई इंक्वायरीज करी हो, तो उन इंक्वायरीज का क्या परिणाम निकला, क्या रिजल्ट निकला, उन चीज़ों को। तो बेसिकली इन सारी चीज़ों को DRP जो है हमारे कंसिडर करके ही डायरेक्शंस इशू करेंगे AO की गाइडेंस के लिए। ठीक। DRP may, now not shall, DRP may before issuing any directions referred to in subsection 5। भाई DRP डायरेक्शंस इशू करने से पहले एक तो ऊपर वाली चीज़ों को कंसिडर कर लेना, साथ में ठीक है ना, ऑप्शन है चीज़ें से, मतलब में बिफोर इशूइंग एनी डायरेक्शंस मेक सर्च फर्दर इंक्वायरी एज इट थिंग्स फिट। DRP को जो इंक्वायरी करने का सही लगता है वो करेगा, और cause any further inquiry to be made by any income tax authority and report the result to same to it। या फिर वो ऐसा करेगा तो DRP खुद से इंक्वायरी कर लेगा, या फिर इनकम टैक्स अथॉरिटी को बोलेगा। भाई वो PCIT लोग है, प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स लोग, ठीक है, वो उनके पास और 1000 ज़रूरी काम है, तो वो इनकम टैक्स अथॉरिटी को बोलेंगे कि तुम इंक्वायरी करो, ये पर्टिकुलर इंक्वायरीज करो, और इन इंक्वायरीज के जो रिजल्ट निकल के आए वो रिजल्ट हमको रिपोर्ट करो। सो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल में बिफोर इशूइंग एनी डायरेक्शन आइदर, मतलब हो सकता है उनके पास थोड़ा काम कम हो तो खुद से इंक्वायरी कर ले, मेक सच फर्दर इंक्वायरी एज इट थिंग्स फिट, जो उन्हें सही लगे वो इंक्वायरी कर लो यार, और कोज एनी फर्दर इंक्वायरी टू बी मेड बाय एनी इनकम टैक्स अथॉरिटी एंड रिपोर्ट द रिजल्ट ऑफ द सेम टू इट। रिजल्ट बताना है, ठीक है। द डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल में, अगेन में, ठीक है, इट्स नॉट मैंडेटरी ऑब्वियसली। So the dispute resolution panel may either confirm or reduce or enhance the variations proposed in the draft order, ठीक है। So however that it shall not set aside any proposed variation or issue any direction, it shall not set aside any proposed variation or issue any direction under subsection 5 for further inquiry and passing of assessment order। तो DRP की ना पावर्स यहाँ पे क्लियरली बताई गई है कि DRP की, लेट अलाउ मी टू यूज़ दिस वर्ड, DRP की औकात क्या है, ठीक है ना, और DRP की पावर क्या है। सो DRP क्या कर सकता है, DRP कंफर्म कर सकता है, कंफर्म यानी कि भाई AO तुमने जो करा है वो कंफर्म। DRP रिड्यूस कर सकता है वेरिएशन को, कि AO इतना वेरिएशन करना चाह रहा था, DRP बोलेगा हाँ ओके ठीक है कर दो कंफर्म, या वो वेरिएशन जो करना चाह रहे हो उस वेरिएशन को कम करेगा, यार थोड़ा कम करो वेरिएशन, और एनहांस, यार बढ़ाओ, यार बहुत कम कर रहे हो यार तुम, और बढ़ाओ मतलब ये तो उल्टा ही हो गया। तो DRP में कंफर्म, रिड्यूस और एनहांस द वेरिएशंस प्रपोज्ड इन द ड्राफ्ट ऑर्डर। तो ड्राफ्ट ऑर्डर के अंदर जो वेरिएशन सपोज करेगी ना, या तो उन्हें अंगूठा थम्स अप, गो अहेड, इट विल गिव अ गो अहेड, और इट विल रिड्यूस और इट विल एनहांस, ठीक है। हाउएवर क्या नहीं करेगा DRP वेरिएशंस को साइड में नहीं लगेगा, हटाओ वेरिएशन को, ठीक है ना। DRP में कोई बार जोश चढ़ा है ना, हम हेल्प करेंगे फॉरेन वाले लोगों का, नहीं। तो DRP विल नॉट सेट असाइड एनी प्रपोज्ड वेरिएशन, ठीक है, और इशू एनी डायरेक्शन, और कोई ऐसा डायरेक्शन नहीं इशू करेगा जो कि इशू फॉर फर्दर इंक्वायरी एंड पासिंग ऑफ असेसमेंट ऑर्डर, मतलब असेसमेंट ऑर्डर के पास करने से रिलेटेड, या फर्दर इंक्वायरी समझ रहे हो आप,
कि भाई सर्च एंड सीजर इन्वेस्टिगेशन कराओ इस मामले में, नहीं। डीआरपी सिर्फ थम्स अप देगा या थम्स बिलो या थम्स हाई, मतलब कन्फर्म, रिड्यूस और एनहांस, समझ गए हो गया। डीआरपी देगा, वो वेरिएशन को बिल्कुल सेट असाइड नहीं कर सकता कि हटाओ वेरिएशन, ठीक है, नॉट लाइक दिस थिंग। या कोई फर्दर इंक्वायरी, मतलब जितना उसके पास है उसी के रिगार्डिंग आप बात करो, ज़्यादा आप जांच में मत घुसो, ठीक है ना। या आप असेसमेंट ऑर्डर के पास करने से रिगार्डिंग कुछ मत बताओ उसके लिए वो ईओ बैठा है। आपको सिर्फ डायरेक्शंस इशू करनी है, डायरेक्शंस, ठीक है। एक्सप्लेनेशन दिया गया है, फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स इट इज़ हियर बाय क्लैरिफाइड दैट द पावर ऑफ डीआरपी टू एनहांस द वेरिएशन शैल इंक्लूड and shall be deemed always to have included the power to consider any matter arising out of the and shall be deemed to always have included included the power to consider any matter arising out of the assessment proceedings relating to the draft order, notwithstanding that such matter was raised or not by the eligible assessee। देखो ये ना थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन दिया है मैंने, माइट भी आपको थोड़ा कुछ अलग टोन में समझाया है, बट ये एक्सप्लेनेशन उसी पर्पज़ के लिए दिया है कि देखो डीआरपी का जो पावर है ना, आप उसको ये मत समझ लेना कि सपोज कीजिए कि हमारे पास कोई ड्राफ्ट ऑर्डर आया, उसके अंदर सपोज एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के रिगार्डिंग कुछ चीज़ है, या ईसॉप्स एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान्स, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है ना ईसॉप्स। तो ईसॉप्स के रिगार्डिंग मान लीजिए कुछ एओ का और एसएससी का लड़ाई था, एलिजिबल एसएससी का लड़ाई था, उसके लिए डीआरपी में गए। तो भाई अब बोल रहे हैं कि मान लीजिए ईसॉप्स के अंदर है ना, ईसॉप्स के अंदर कुछ पीएफ ईएसआई का झमेला निकल के आता है कि उसके बेस पे हो सकता है ईसॉप्स मिलते हो। तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो डीआरपी है वो पीएफ ईएसआई में घुस नहीं सकता, मतलब जो ऊपर लिखा है ना फर्दर इंक्वायरी, तो वो पीएफ ईएसआई में भी फर्दर इंक्वायरी करा सकता है कि क्योंकि इट इज़ अ मैटर अराइजिंग, अब ये पढ़ना एक्सप्लेनेशन, बिकॉज इट इज़ अ मैटर अराइजिंग आउट ऑफ द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स रिलेटिंग टू द ड्राफ्ट ऑर्डर में आपका ईसॉप्स था, तो ईसॉप से ही एक पीएफ ईएसआई का मैटर निकल के आ रहा है। तो डीआरपी हैज़ पावर टू कंडक्ट फर्दर इंक्वायरी इन दिस पर्टिकुलर मैटर, ठीक है ना। So for the removal of doubts, it is hereby clarified that the power of DRP to enhance the variation shall include and shall be deemed always to have included the power to consider any matter arising out of the assessment proceedings relating to draft order, notwithstanding that such matter was raised or not by the eligible assessee। Doesn't matter assessee ने PF ESI का कभी नाम लिया कि नहीं लिया, but if that matter is arising out of the draft order and out of the assessment proceedings, like to be more broad in a wide sense, right? So DRP has power to consider that as well, okay? Now moving on to next subsection, if the members of the DRP differ in opinion on any point, भाई तीन लोग लड़ाई तो हो ही सकता है ना, the point shall be decided according to the opinion of majority of members। मेजोरिटी जो बोलेगा उसके साथ जाएंगे। Every direction issued by DRP shall be binding on to AO, भाई AO को बाइंड करती है उनकी डायरेक्शंस। No direction under subsection 5 shall be issued unless an opportunity of being heard to the assessee and assessing officer on such directions, which are either prejudicial. I am using this word either, so which can be either prejudicial to the interest of assessee or to the interest of the vendor, respectively. So respectively is used, so either was not a suitable word. So basically DRP कोई भी डायरेक्शन इशू करने से पहले एलिजिबल असेसी को और असेसिंग ऑफिसर दोनों को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा, क्योंकि भाई देखो किसी ना किसी का तो इंटरेस्ट हो सकता है हैम्पर हो जाए, या तो इफ़ दैट डायरेक्शन इज प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ असेसी तो असेसी एलिजिबल असेसी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दो। इफ़ दैट मैटर इज प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू तो असेसिंग ऑफिसर को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दो। अब आपके मन में हो सकता है ये डाउट है कि वॉट इज़ प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट, प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है। तो फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पज वी हैव टू रेफर टू वेरियस अदर केस लॉज जिनके अंदर वेरियस कोर्ट्स ने COURTS कोर्ट्स ने प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ असेसी के ऊपर अपना मतलब डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया हो, ठीक है। लॉ में सब कुछ नहीं लिख सकते ना, तो उसके लिए ही तो कोर्ट्स बनी है कि कोर्ट्स एक्सप्लेनेशन दे। अगला, नो डायरेक्शन अंडर सबसेक्शन 5 शैल बी इशूड आफ्टर 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच ड्राफ्ट ऑर्डर इज फॉरवर्डेड टू द एलिजिबल असेसी। सपोज कीजिए ये सारी कहानी का शुरुआत कहाँ से हुआ था। कहानी का शुरुआत हुआ था कि AO को अगर कोई वेरिएशन करना है विच इज़ प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ असेसी तो उसे एक ड्राफ्ट बना के देना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्योंकि अब बिल्कुल स्टार्ट में जाते हैं, DRP आया किस लिए था, क्योंकि बाहर के लोगों को टैक्स में दिक्कतें होती थी। तो यहाँ पे टैक्स का मेन पर्पस दिया गया है कि मतलब इस पर्टिकुलर DRP का मेन चीज़ दिया गया है कि DRP को
DRP को डायरेक्शंस इशू कर देने होंगे within 9 months from the end of the month in which draft order is forwarded. तो सपोज अगर जनवरी 15 या 16 को अगर ड्राफ्ट ऑर्डर पहुंचा है एलिजिबल एसएससी के पास, तो जनवरी का मंथ एंड कब हो रहा है? जनवरी 31। इसके 9 मंथ के भीतर भीतर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंडिंग तक DRP को डायरेक्शंस इशू कर देने होंगे। अपॉन रिसीट ऑफ द डायरेक्शंस इशूड अंडर सबसेक्शन 5। अब सबसेक्शन 5 के अंदर लिखा था ना ऊपर, अब अगर आप सबसेक्शन 5 देखेंगे तो उसमें लिखा है ना कि DRP जो है वो वहीं पे सबसे पहले बात आई थी कि DRP जो है डायरेक्शंस इशू करेगा AO की गाइडेंस के लिए। तो ये उसी को रेफर करते हुए बोल रहा है कि नो डायरेक्शन अंडर ये उसी को रेफर करते हुए बोला कि अपॉन रिसीट ऑफ डायरेक्शंस इशूड इन द सबसेक्शन 5 assessing officer shall in conformity with the directions complete notwithstanding anything contained in this section the assessment without providing any further opportunity of being heard within 1 month from the end of the month in which the direction is received। तो जो असेसिंग ऑफिसर है, असेसिंग ऑफिसर जैसे ही उसको डायरेक्शंस मिले उन्हीं डायरेक्शंस को कंफर्म करते हुए असेसिंग ऑफिसर जो है वो एलिजिबल एससी को अब कोई अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं देगा। DRP ने जो DRP ने डायरेक्शंस दिया उनके बेसिस पे वो असेसमेंट कंप्लीट कर देगा। कितने समय में? विदिन 1 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच सच डायरेक्शन इज रिसीव्ड। 1 महीने का समय दिया गया। सो सपोज अगर अक्टूबर एंड तक DRP की डायरेक्शंस आई है ना, तो नवंबर एंड तक आपका ख़त्म हो जाएगा। तो ये देखिए कि जनवरी से जो मुद्दा उठा था वो नवंबर तक ख़त्म हो गया। तो बेसिकली कोई मुद्दा कभी भी उठता है तो विदिन लाइक देयर कैन बी ऑब्वियसली सम लूप होल्स बट प्राइमा फेसाई इट सीम्स कि कोई भी मुद्दा होगा तो वो विदिन 11 महीनों के अंदर वो मुद्दा ख़त्म हो जाएगा। कि जनवरी के अंदर अगर कुछ AO ड्राफ्ट भेजता है, फिर फर्दर 9 मंथ्स में जो है वो ड्राफ्ट अपनी डायरेक्शंस इशू की जाती हैं, देन विदिन 1 मंथ वो असेसिंग ऑफिसर फाइनल असेसमेंट कंप्लीट कर देता है। तो 9 मंथ प्लस 1 मंथ प्लस in a way 1 more additional month to AO for passing the order completing the assessment, so 9 plus 1 plus 1 so it's 11 months में prima facie it seems कि ये सब हो जाएगा। बोर्ड में मेक रूल्स फॉर द पर्पस ऑफ एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ DRP एंड एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ ऑब्जेक्शंस। बोल रहा है कि CBDT के पास पावर है कि वो अपना DRP के लिए रूल्स बनाए, मतलब ताकि वो सोते ना रहे, एफिशिएंट फंक्शनिंग एफिशिएंसी के साथ काम करे। क्योंकि भाई बाहर वाले लोग हैं ना, मेजरली तो इतने लोगों के लिए हैं, वो फॉरेन कंपनी और नॉन रेजिडेंट नॉट बिंग अ कंपनी एंड दोज जिनके अगेंस्ट में TPO का ऑर्डर पास करा गया है सबसेक्शन 1 के अंदर, है ना, मतलब जिसके अंडर मतलब वेरिएशन प्रपोज किया जा रहा है, ठीक है ना। सो बोर्ड जो है वो रूल्स बनाएगा फॉर द एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ DRP एंड एक्सपीडिशियस यानी फास्ट फॉरवर्ड डिस्पोजल ऑफ ऑब्जेक्शंस फाइल्ड, ठीक है। The provisions of this section shall not apply to any assessment or reassessment order passed by the AO with the prior approval of PCIT और CIT। भाई अब ये देखो कि ना ये कुछ सेक्शंस हैं, सेक्शन 148, 147, 148A, ठीक है, वो असेसमेंट रीअसेसमेंट के केसेस के मतलब रीअसेसमेंट के बारे में बात करते हैं। बेसिकली ये बोल रहा है, अभी आप इसको इग्नोर करो, अभी आप इतना समझो कि जहाँ पे AO ने ऐसा ऑर्डर पास करा जो कि PCIT की प्रायर अप्रूवल के साथ है, उसमें DRP का कुछ नहीं लगा, क्योंकि DRP में भी तो PCIT ही बैठे हैं। तो ये बोल रहा है कि AO ने अगर ऑलरेडी PCIT के अप्रूवल के बाद ही या CIT के अप्रूवल के बाद ही, अब AO ऐसा कहाँ पे करता है, वो सेक्शन 144BA में करता है, लिखा हुआ है यहाँ पे। तो अगर AO ने PCIT या CIT के अप्रूवल के बाद कुछ ऑर्डर पास करा है, उनकी अप्रूवल के बाद ही, तो DRP में जाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है ना। तो सब प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई, ठीक है, शैल नॉट अप्लाई। सेंट्रल गवर्नमेंट में मेक अ स्कीम by notification in the official gazette for the purpose of issuing any directions to DRP so as to impart greater efficiency, transparency, accountability, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी पावर है कि नोटिफिकेशन निकाले, बोर्ड के पास पावर थी वो रूल्स बनाए, CG के पास पावर है वो नोटिफिकेशन लाए इन द ऑफिशियल गैजेट फॉर द पर्पस ऑफ इशुएंस ऑफ डायरेक्शंस कि भाई DRP जो है वो डायरेक्शंस कैसे इशू करेगा ताकि ग्रेटर एफिशिएंसी रहे, फटाफट काम करें, ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी रहे, सभी को दिखता रहे। RTI एक्ट अपना राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, ठीक है ना, ट्रांसपेरेंसी के लिए
एंड अकाउंटेबिलिटी, भाई अकाउंटेबल भी रहे, पीसीआईटी भी तो किसी को अकाउंटेबल रहेंगे ना भाई, तो उनकी भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए गवर्नमेंट के पास पावर है कि गवर्नमेंट जो है नोटिफिकेशन ले आए। बाय एलिमिनेटिंग द इंटरफेस बिटवीन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल एंड एलिजिबल एसएससी और एनी अदर पर्सन टू द एक्सटेंट टेक्नोलॉजिकली फिजिबल। तो अब देखिए एफिशिएंसी कैसे लाए जाएंगे कि डीआरपी और एसएससी के बीच के अंदर ह्यूमन इंटरफेस को हटा दिया जाए और सब कुछ टेक्नोलॉजिकली ऑनलाइन है, लाइक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह के थ्रू। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में तो एफिशिएंसी आएगा ना, जानबूझ के काम को ढीला नहीं करा जाएगा ना, क्योंकि जब बाद में जब काम के बीच में लोग आते हैं तो इनएफिशिएंसी आ ही जाती है। तो लेकिन मशीन्स के केस में देयर इज नो इनएफिशिएंसी, सो मेकिंग इट टेक्नोलॉजिकल फिजिबल टू द एक्सटेंट पॉसिबल। ओके, नेक्स्ट इज ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी कैसे लाएंगे? ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी के लिए आई थिंक थर्ड पॉइंट है, ये भी एफिशिएंसी के लिए है कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज थ्रू इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। सो इकोनॉमीज ऑफ स्केल करेंगे कुछ ना कुछ, मतलब हो सकता है कि बड़े स्केल पे एक साथ ही डीआरपी वगैरह का काम हो, जिससे कि रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, एंड फंक्शनल स्पेशलाइजेशन है कि बेसिकली द मेन फंक्शन इज़ कि इनका फास्ट डिस्पोजल और रिक्वेस्ट का, तो उसके लिए कुछ ना कुछ ऐसे हो सकता है गवर्नमेंट नोटिफिकेशन लाए। और इंट्रोड्यूसिंग अ मैकेनिज्म विद अ डायनामिक जुरिडिक्शन। हाँ, इससे देखिए डायनामिक जुरिडिक्शन करें फॉर इशूएंस ऑफ डायरेक्शंस फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल, कि भाई डायनामिक जुरिडिक्शन, डायनामिक मतलब चेंजिंग है ना, देयर आर टू थिंग्स, आइदर डायनामिक और स्टैटिक। तो स्टैटिक इज कॉन्स्टेंट, वहीं पे वही स्थिर, डायनामिक इज नॉट स्टैटिक, सो स्थिर नहीं है, मतलब बदल रहा है इधर से उधर। सो इंट्रोड्यूसिंग अ मैकेनिज्म विद चेंजिंग जुरिडिक्शन फॉर इशूएंस ऑफ डायरेक्शन बाय डीआरपी। सो ऐसा हो सकता है कि एक पीसीआईटी यहाँ बैठा है, दूसरा पीसीआईटी वहाँ बैठा है, तीसरा पीसीआईटी वहाँ बैठा है, तो सॉर्ट ऑफ डायनामिक जुरिडिक्शन, ताकि होता है ना डिफरेंट सॉर्ट ऑफ मेंटालिटी के लोग बैठे हैं, तो एक अच्छा फेयर जजमेंट निकल के। फर्दर सेंट्रल गवर्नमेंट में फॉर द पर्पज ऑफ गिविंग इफेक्ट टू द स्कीम मेड इन द सबसेक्शन 14B। अब ये जो गवर्नमेंट ये जो नोटिफिकेशन लाएगी, गवर्नमेंट ये जो स्कीम लाएगी, ये स्कीम को इफेक्ट देने के लिए बाय नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट डायरेक्ट दैट एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शैल नॉट अप्लाई or shall apply with such exceptions, modifications or adaptations as may be specified in the notification, provided that no direction shall be issued after the 31st day of 2024। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट दैट एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट शैल नॉट अप्लाई, डायरेक्ट फोकस ऑन डायरेक्ट वर्ड, ठीक है, डायरेक्ट दैट एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शैल नॉट अप्लाई और शैल अप्लाई। सो गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो एक स्कीम ले आए बाय नोटिफाइंग इन द ऑफिशियल गैजेट। सो ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करके गवर्नमेंट ये स्कीम ले आए, जिसके अंदर ये डायरेक्ट करा जा रहा है कि इस पर्टिकुलर एक्ट, कौन सा एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट की कुछ प्रोविजन से तो अप्लाई नहीं करेंगे, या अप्लाई करेंगे अलॉन्ग विद सब एक्सेप्शंस, मॉडिफिकेशंस और अडेप्टेशंस, ठीक है ना। और गवर्नमेंट ये स्कीम कब तक लाएगी? 31 मार्च 2024 तक ये स्कीम आएगी, 31st day of March of 2024। Currently I am recording this voice note in October 2022, ठीक है, ऑलमोस्ट ऑन द एंड ऑफ October 2022। धनतेरस है आज, हैप्पी धनतेरस, दो आई अपलोड दिस ऑडियो लेटर ऑन। सो every notification issued under subsection 14B and 14C shall, as soon as may be after the notification is issued, be laid before each house of parliament। So एवरी नोटिफिकेशन इशूड, सो एवरी नोटिफिकेशन इशूड, ठीक है। अगर 14B के अंदर कोई भी नोटिफिकेशन इशू करी जाती है या 14C के अंदर कोई भी नोटिफिकेशन इशू करी जाती है ऑफिशियल गैजेट के अंदर, देखो दोनों के अंदर लिखा हुआ है बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट, बाय नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट। सो 14B बताता है कि गवर्नमेंट के पास गवर्नमेंट स्कीम बना सकती है, एंड 14C बताता है कि गवर्नमेंट जो है वो स्कीम को इफेक्ट देने के लिए डायरेक्शंस इशू कर सकती है। सो गवर्नमेंट के पास दो पावर है, पहला तो स्कीम बनाना और स्कीम को इफेक्ट देने के लिए डायरेक्शंस निकालना, ठीक है ना। सो वो जो भी नोटिफिकेशन गवर्नमेंट इशू करेगी, वो नोटिफिकेशन एज सुन एज दे आर इशूड, वो ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट के बिफोर रखी जाएगी, दे विल बी लेड बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। सो व्हाट आर द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट? यू नो वेरी वेल, लोकसभा एंड राज्यसभा। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आई एम नॉट श्योर, बट हाँ, लोकसभा और राज्यसभा। सो
ये सब था DRP के बारे में. आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर नाउ. इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन लीव इन कमेंट्स. आई विल आंसर देम एज एंड व्हेन आई सी. फॉर नोट्स यू कैन रेफर द डिस्क्रिप्शन अगेन. एंड लाइक आई होप कि आपने उनको साथ में रेफ़र करा होगा बिफोर लिसनिंग टू दिस ऑडियो, अदरवाइज तो सब ऊपर से गया होगा. So all the very best for your purpose, for whatever purpose you have listened to this audio. And yeah, I'm just a call away. Anytime, always there for you. Vaibhav Bansal signing off. Bye bye.